स्वागत है आपका अथर्व क्लासेस पर। आज की राजस्थान महिला सुपरवाइजर भर्ती की क्लास में हम 14वां प्रैक्टिस सेट पढ़ेंगे। तो समय व्यर्थ ना करते हुए आइए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। इससे पहले 13 प्रैक्टिस सेट चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, गर्भावस्था में गर्भाशय का आकार बढ़ने से होता है। तो ऑप्शन है अतिसार, बुखार, जलन और एसिडिटी या तेज सिर दर्द। तो गर्भावस्था में गर्भाशय का आकार बढ़ने से जलन और एसिडिटी की समस्या आती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी जन्म से पूर्व के विकास की अवस्था नहीं है। तो ऑप्शन है भ्रूणावस्था, डिंबावस्था, जीवोत्पत्ति की अवस्था या बीजावस्था। तो पूछा गया है कि जन्म से पूर्व की अवस्था नहीं है। तो भ्रूणावस्था, डिंबावस्था और बीजावस्था ये सभी जन्म से पूर्व की अवस्थाएं हैं। जीवोत्पत्ति की अवस्था ये जन्म के बाद की है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवर्तन की वह पीढ़ी जो गर्भधारण से लेकर जीवन पर्यंत तक निरंतर चलती है। तो ऑप्शन है विकास, वृद्धि, परिपक्वता या गुणन। तो जो गर्भधारण से लेकर जीवन पर्यंत तक चलती है वह क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छोटी नली इसके आगे उजाले के स्रोत हों, जब उसे गर्भाशय में डालने से गर्भ के अंग और मुंह की खराबी पकड़ने के तरीके को कहते हैं। तो ऐसी कौन सी छोटी नली है जो गर्भ के अंग और मुंह की खराबी को पकड़ने के तरीके को कहते हैं? तो ऑप्शन दिए हैं अमीनोसेंटिसिस, अल्ट्रासाउंड, फीटोसोमी सोफी या मात्र खून जांच। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फीटोसोफी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, गर्भावस्था की किस अवस्था में भ्रूण की 3 परतों का निर्माण होता है? तो ऑप्शन है बीजावस्था, भ्रूणावस्था, गर्भस्थ शिशु की अवस्था या शैशवावस्था। तो पूछा गया है कि गर्भावस्था की किस अवस्था में भ्रूण की तीनों परतों का निर्माण होता है। तो वह कौन सी अवस्था है? भ्रूणावस्था है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इनमें से कौन सा विकास की गर्भावस्था के सही क्रम को प्रदर्शित करता है? तो ऑप्शन दिए हैं भ्रूणावस्था, बीजावस्था या गर्भस्थ शिशु की अवस्था, या बीजावस्था, भ्रूणावस्था या गर्भस्थ शिशु की अवस्था, बीजावस्था, गर्भस्थ शिशु की अवस्था या भ्रूणावस्था, या भ्रूणावस्था, गर्भस्थ शिशु की अवस्था या बीजावस्था। तो इन्होंने पूछा है कि गर्भावस्था के सही क्रम को प्रदर्शित करता है। तो सबसे पहले क्या आता है? बीजावस्था, फिर क्या आता है? भ्रूणावस्था, फिर उसके बाद गर्भस्थ शिशु की अवस्था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, साबुत अनाज अच्छे स्रोत हैं। तो ऑप्शन है विटामिन बी के, विटामिन सी के, वसा के या बीटा कैरोटीन के। तो साबुत अनाज विटामिन बी के अच्छे स्रोत हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, गर्भावस्था के दौरान लौह तत्व की प्रस्तावित आहारीय मात्रा कितनी है? तो ऑप्शन है 35 मिलीग्राम प्रतिदिन, 30 मिलीग्राम प्रतिदिन, 35 मिलीग्राम प्रतिदिन या 40 मिलीग्राम प्रतिदिन। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन सेम हो गए हैं, तो यहाँ पर 45 लिख लेंगे, 45 मिलीग्राम प्रतिदिन। तो प्रश्न पूछा गया है, गर्भावस्था के दौरान लौह तत्व की प्रस्तावित आहारीय मात्रा पूछी गई है। किसकी? लौह तत्व की। तो लौह तत्व की जो प्रस्तावित आहारीय मात्रा है वह है 35 मिलीग्राम प्रतिदिन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भवती महिला में कब्ज का उपचार इनमें से सेवन से किया जा सकता है?
तो ऑप्शन है केवल तरल पदार्थ, प्रचुर मात्रा में सब्जियां, फल और तरल पदार्थ, वसा युक्त खाद्य पदार्थ, स्टार्च युक्त खाद्य पदार्थ। तो गर्भवती महिलाओं में कब्ज की समस्या सामने आती है, तो उसका उपचार करने के लिए गर्भवती महिलाओं को क्या सेवन करना चाहिए? तो गर्भवती महिलाओं को प्रचुर मात्रा में सब्जियां, फल और तरल पदार्थों का सेवन करना चाहिए, जिससे कि उन्हें कब्ज की समस्या सामने ना आए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान किस पोषक तत्व की आवश्यकता दोगुनी हो जाती है? तो ऑप्शन है लौह तत्व की, प्रोटीन की, ऊर्जा की या कैल्शियम की। तो गर्भावस्था के दौरान लौह तत्व की आवश्यकता कैसी हो जाती है? दोगुनी हो जाती है। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वासियोकोर टर्म किसके द्वारा दी गई? तो ऑप्शन है लुई पास्चर, जैलिफ, डेविडसन, सिस्ली विलियम्स। तो क्वासियोकोर टर्म किसके द्वारा दी गई? सिस्ली विलियम के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? तो ऑप्शन है सामाजिक मुद्दों से सरोकार, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता। तो पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के चरणों में जो संवेदी प्रेरक अवस्था है, उसे जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में कितने 0 से 2 वर्ष तक मानी गई है। जन्म से 2 वर्ष तक संवेदी प्रेरक अवस्था को माना गया है, और इस अवस्था में बच्चों द्वारा अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण का विकास होता है। इसका मतलब है इमिटेशन, मतलब दूसरों की नकल करना, और मानसिक निरूपण मतलब मेंटल रिप्रेजेंटेशन। तो इनका उस बच्चे में जो 0 से 2 वर्ष है, संवेदी प्रेरक अवस्था में इनका विकास होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे वर्ष में अंत तक शिशु का शब्द भंडार कितना हो जाता है? तो ऑप्शन है 100 शब्द, 60 शब्द, 50 शब्द या 10 शब्द। तो दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का जो शब्द भंडार है वह 100 शब्द हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 100 शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शर्म और गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? तो ऑप्शन है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या वृद्धावस्था। तो शर्म और गर्व जैसी भावनाओं का विकास बाल्यावस्था में होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाल्यावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व स्थायी समायोजन क्या है? तो ऑप्शन है पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ या यह सभी। तो व्यक्तित्व स्थायी समायोजन पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ और प्रकृति के साथ, इन सभी के साथ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा अतीत की समान स्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, यह किससे संबंधित है? तो ऑप्शन है सीखने का सादृश्यता का नियम, सीखने का प्रभाव नियम, सीखने की प्रक्रिया का अभिवृद्धि नियम, सीखने का तत्परता का नियम। तो एक बच्चा जो पहले की स्थिति से अनुक्रिया करके वह नई स्थिति में भी वही अनुक्रिया करता है, तो इस नियम को तत्परता का नियम कहते हैं, सीखने का तत्परता का नियम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन है अभियोग्यता का विकास, बच्चों का विकास, शारीरिक कौशल का विकास या व्यक्तिगत विकास। तो संज्ञानात्मक विकास के अर्थ है अभियोग्यता का विकास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अभियोग्यता का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेगों की उत्पत्ति किससे होती है? तो ऑप्शन है मूल प्रवृत्ति,
गत्यात्मक क्रिया, पोषण या इनमें से कोई नहीं। तो संवेगों की उत्पत्ति मूल प्रवृत्ति से होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मूल प्रवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर है मैकडूगल। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन सा संवेग से है? जिज्ञासा का संबंध किस संवेग से है? तो ऑप्शन है भय, घृणा, आश्चर्य या भूख। तो मैकडूगल के अनुसार जो मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध है वह आश्चर्य से है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के नियम के प्रतिपादक कौन है? तो ऑप्शन है फ्राइड, स्किनर, थॉर्नडाइक या एडलर। तो सीखने के नियम के प्रतिपादक थॉर्नडाइक हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने सीखने के नियम 3 नियम बताए हैं, जिसमें पहला बताया है तत्परता का नियम, दूसरा बताया है अभ्यास का नियम और तीसरा बताया है प्रभाव का नियम। तो ये 3 मुख्य नियम बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व विकास की अवस्था कौन सी है? तो ऑप्शन है अधिगम एवं वृद्धि, व्यक्तिवृत्त अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन या इनमें से कोई नहीं। तो व्यक्तित्व विकास की अवस्था अधिगम एवं वृद्धि है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जन्मजात अभिप्रेरक कौन सा है? तो ऑप्शन है निंदा, खेलना, प्रशंसा या क्रोध। तो जन्मजात अभिप्रेरक पूछा गया है। तो जन्मजात अभिप्रेरक क्या है? निंदा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्वेषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो ऑप्शन है अनु, अन, अनव या इनमें से कोई नहीं। तो अन्वेषण शब्द में उपसर्ग का पता लगाना है। तो सबसे पहले तो इसका संधि विच्छेद कर लेंगे। तो संधि विच्छेद होगा अनुधन एषण, अन्वेषण। तो जो शब्द आगे लगा है वही इसका उपसर्ग होगा। तो इसमें क्या लगा है? अनु। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अनु। और साथ ही अगर इसमें अन्वेषण में आपसे पूछा जाए कि कौन सी संधि है, तो इसमें कौन सी संधि है? यण स्वर संधि है। और अगर इसका संधि विच्छेद पूछा जाए तो अनुधन एषण। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ढक्कन शब्द में प्रत्यय है। तो ऑप्शन है अन, कन, ना या आ। तो ढक्कन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अन प्रत्यय है। जो शब्द पीछे रहते हैं वह प्रत्यय होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अन। जो शब्द के आगे लगते हैं वह उपसर्ग और जो शब्द के पीछे लगते हैं वह क्या? प्रत्यय। तो यहां पर आएगा ढक्कन, अन। तो इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में द्विगु समास नहीं है? तो ऑप्शन है चौराहा, 4 राहों का समूह, इसमें द्विगु समास है। त्रिभुज, इसमें द्विगु समास है। चतुराना, इसमें द्विगु समास नहीं है। फिर है सप्ताह, तो इसमें भी द्विगु समास है। चतुराना इसमें नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, चतुराना। द्विगु समास जिसमें पहला पद क्या होता है? संख्यावाचक होता है। तो चौराहा में 4 है, त्रिभुज में 3 है, सप्ताह में 7 है। लेकिन यहाँ क्या है? चतुर, चतुराना, चतुर, कोई संख्यावाचक नहीं है। इसीलिए इसका क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिजात किसका पर्यायवाची है? तो ऑप्शन है कमल, गुलाब, कल्पवृक्ष या केवड़ा। तो पारिजात किसका पर्यायवाची है? कल्पवृक्ष का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कल्पवृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सघन का विलोम है। तो ऑप्शन है विरल, अचल, जटिल या गहन। तो सघन का विलोम क्या होगा? विरल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, विरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला। तो पूछा गया है कि ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के
लिए सार्थक अर्थ बताइए। तो ऑप्शन दिए हैं तपस्वी, सन्यासी, जिज्ञासु या पिपासु। तो पूछा गया है ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला, तो उसको हम बोलेंगे जिज्ञासु। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, जिज्ञासु। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ है। तो ऑप्शन है इतनी बरसात हुई कि आंगन में पानी पानी हो गया, शरीर में पानी ही पानी है, दाल में पानी 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 हो गया, चोरी पकड़ी जाने पर वह पानी पानी हो गया। तो पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ है शर्मिंदा होना या लज्जित होना। तो यहाँ पर चोरी पकड़ी जाने पर वह पानी पानी हो गया या शर्मिंदा हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है फाइंड आउट पार्ट विथ हैज एन एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो सेंटेंस दिया है उसमें एरर पहचानना है। अनलेस यू विल लेबर हार्ड यू विल फेल। तो ऑप्शन दिए हैं अनलेस यू विल लेबर हार्ड यू विल फेल। तो यहाँ पर लिखा है अनलेस यू विल लेबर फेल। तो अनलेस के बाद हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है, तो यहाँ पर विल का यूज नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में एरर है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सेंटेंस दिया है इट इज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई मीट हिम। ऑप्शन है इट इज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई मेट हिम। तो यहाँ पर दो सेंटेंस, पहला वाला दिया है इट इज द फर्स्ट टाइम, फिर है व्हेन। तो व्हेन लिखा है आई मीट हिम। तो यहाँ पर जो सेकेंड है आई मीट हिम, यहाँ पर कौन सा टेंस यूज होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होगा। इसीलिए यहाँ पर मीट की जगह क्या होगा? आई हैव मीट, आई हैव मीट हिम। तो ऑप्शन नंबर डी में एरर है, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सेंटेंस दिया है द पुलिस हैड कम आफ्टर द थीफ हैड गॉन अवे। तो ऑप्शन दिए हैं द पुलिस हैड कम आफ्टर द थीफ हैड गॉन अवे। तो यहाँ पर द पुलिस हैड कम आफ्टर, तो याद रखिए कि आफ्टर के पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होगा, तो यहाँ पर हैड का यूज नहीं होगा। तो सेंटेंस बनेगा द पुलिस कम आफ्टर द थीफ हैड गॉन अवे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में एरर है, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन दी ब्लैंक्स। ही ब्लैंक्स टीचिंग मी सिंस जर्नी। ऑप्शन है हैज, हैव, हैज बीन या हैड। तो यहाँ पर दिया है ही टीचिंग मी सिंस। तो यहाँ पर अगर सिंस या फॉर दिया है सेंटेंस में और साथ में आईएनजी दी है, तो वहां पर क्या होगा? हैज या हैव बीन का यूज होगा। तो यहाँ पर होगा हैज बीन का यूज। तो ही हैज बीन टीचिंग मी सिंस जर्नी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट दिया है दिस नाइट इज एज ब्लैंक्स एज दैट नाइट। ऑप्शन है शार्पली, शार्प, मोर शार्प या मोर शार्पली। तो यहाँ पर एज और एज इसके बीच में क्या आएगी? पॉजिटिव डिग्री आएगी, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोर शार्प। तो सेंटेंस बनेगा दिस नाइट इज एज मोर शार्प एज दैट नाइट। नेक्स्ट दिया है सेंटेंस आई हैव नॉट सीन माई फादर सिंस आई ब्लैंक्स हेयर। ऑप्शन है कम, कम्स, कैम या कमिंग। तो यहाँ पर सिंस के बाद दूसरा सेंटेंस है, तो सिंस के बाद सब्जेक्ट और फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, तो इसीलिए कम, कैम, कम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कैम। कम की सेकंड फॉर्म आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एक परिवार की आय एवं व्यय का अनुपात 10:7 है। यदि उस परिवार की व्यय 10,500 हो तो बचत कितनी है? तो यहाँ पर प्रश्न में परिवार की आय और व्यय का क्या दिया है? अनुपात दिया गया है। तो अगर हम इसकी
आय कितनी मान लें और व्यय परिवार की 10x आय मान लेंगे और 7x मान लेंगे उसका व्यय। तो अब आगे कहा गया है कि यदि उस परिवार की व्यय 10,500 हो तो बचत कितनी है। तो यहां पर उन्होंने पूछा है बचत का। तो यदि आय 10x है और व्यय 7x है तो बचत कितना होगा 10x माइनस 7x, तो कितना बचेगा 3x। तो अब हमको यही निकालना है 3x। और प्रश्न में उन्होंने व्यय दी है कितनी 10,500, तो जो हमने व्यय मानी है वह कितनी मानी है 10x, कितनी दी है 10,500 दी है। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 10,500 बटे 7, इसको 7 से कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा 1500। तो अब हमारी x की वैल्यू कितनी निकल आई 1500। तो अब हम यहां से x की वैल्यू जो हमने बचत निकाली थी 3x उसमें पुट कर देंगे x की वैल्यू, तो ये हो जाएगी 3 इंटू 1500, इसमें इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4500। तो यही इसका राइट आंसर होगा। अब हम इसको ऑप्शन में देखेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा 4500 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यदि ए की आय का 60%, बी की आय का 75% के बराबर है तथा बी की आय ए की आय के x% के बराबर है तो x का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न में कहा गया है कि ए की आय का 60%, इसका मतलब है a इंटू 60% करेंगे और बराबर किसके है b की आय के 75% के बराबर है। तो हम इसको ऐसा लिख लेंगे a गुणा 60/100 बराबर b गुणा 75/100। तो अब हम यहां से a की वैल्यू निकाल लेंगे तो 60/100 को उस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 75/100 b है और ये यहाँ पर पलट जाएगा तो ये हो जाएगा 100/60। तो ये 100 से 100 तो कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा a इज इक्वल टू, और इसको एक बार काट लेंगे यहाँ तो ये हो जाएगा, पहले इसको 5 से कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा 15 और इसको कर देंगे 5 से कैंसिल तो ये आ जाएगा 12। फिर से एक बार कर देंगे 3 से कैंसिल तो ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 4। तो अब a की वैल्यू आ जाएगी 5b/4। फिर प्रश्न में कहा गया है कि b की आय a की आय के x% के बराबर है। a की आय के कितना है x% के बराबर है। जो b की आय है वह a की आय का कितना है x%, मतलब x/100। तो अब हम यहाँ a की वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा b इज इक्वल टू 5b/4 इंटू x/100। तो अब ये b से b तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 5 से ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 20। तो ये आ जाएगा 4 दूनी 8 80। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 80। तो जो x का मान निकलेगा वह क्या निकलेगा 80। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो जो भी इन्होंने प्रश्न में कहा है उसी के हिसाब से इसको सॉल्व किया है। सबसे पहले प्रश्न में कहा गया है कि यदि a की आय का 60%, b की आय के 75% के बराबर है तो इसको सॉल्व कर लिया। इसके बाद इसको सॉल्व करने के बाद यहीं से a की वैल्यू निकाली। उसके बाद जो प्रश्न में आगे कहा गया है कि b की आय a की आय के x% के बराबर है, तो जो b की आय है वह a की आय के x% के बराबर है, x/100 है। तो इसी को सॉल्व कर लिया, यहाँ पर a का मान रख दिया और इसको सॉल्व कर लिया तो हमारा
x का मान निकल आया। x का मान कितना निकला? 80। इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 80। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 15 रुपए का लाभ होता है, इसका लाभ प्रतिशत कितना है? तो प्रश्न में कहा गया है कि किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 15 रुपए का लाभ होता है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, 100 रुपए में बेच रहा है और 15 रुपए का लाभ हो रहा है, तो हम क्रय मूल्य निकाल लेंगे यहीं से। तो क्रय मूल्य क्या होगा? 100 माइनस 15, तो कितना आ जाएगा? 85 रुपए। तो ये हमारा क्रय मूल्य निकल आया। इसके बाद कहा गया है कि इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो अब हम इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि 15 रुपए का लाभ होता है। 15 रुपए का कितने पे लाभ होता है? 85 रुपए पर। तो यहां पर गुणा कर देंगे 100 का। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यहीं से कैंसिल कर देंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर 5 से कैंसिल कर देंगे तो ये 17 और ये 20 हो जाएगा। अब 20 का 15 में इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा 300/17। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं वह ऐसे दिए हैं, तो सही बटे में, तो हमारा जो आंसर आया है वह 300/17 आया है। तो इसको हम सही बटे में तोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा 17 सही 11/17%। तो 17 सही 11/17% आया है ऑप्शन नंबर डी। तो यही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि हेल्थ को GSKZDG के रूप में लिखा जाता है तो उसी कूट में नॉर्थ को कैसे लिखा जाएगा? तो सबसे पहले तो हम इसकी प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। हेल्थ तो यहाँ पर H की होती है 8, E की होती है 5, A की होती है 1, T की होती है 20, H की होती है 8। फिर यहाँ पर लिख लेंगे G की होती है 7, S की होती है 19, K की होती है 11, Z की होती है 26, D की होती है 4 और G की होती है 7। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर इनमें कोई संबंध बन रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे अगर हम, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 8 है और यहाँ पर है 7। तो देखेंगे क्या हो रहा है, 1 कम हो रहा है। फिर है यहाँ पर 5 और यहाँ पर क्या है 4, तो यहाँ पर भी 1 कम हुआ। फिर यहाँ पर देखेंगे 1 है और ये Z है, तो यहाँ पर भी 1 कम हुआ, तो ये 26वां अक्षर आ गया। फिर यहाँ है 20, सॉरी यहाँ पर L रह गया है, तो L की प्लेस वैल्यू होती है 12। तो यहाँ पर जो L की प्लेस वैल्यू 12 है, 12 से कम क्या हुआ 11, फिर 20 से 19, फिर 8 से फिर 7। एक बार फिर से देखेंगे, यहाँ पर क्रॉस में हो रहा है, तो 8 से -1 हुआ 7, 5 से -1 हुआ 4, 1 से -1 हुआ तो 26वां, 12 से -1 हुआ तो 11, 20 से -1 हुआ तो 19 और 8 से -1 हुआ तो 7। तो अब हम इसी प्रकार नॉर्थ को लिख लेंगे। तो N की होती है 14, O की होती है 15, R की होती है 18 और T की होती है 20, H की होती है 8। तो अब हम यहाँ से लिखेंगे, सबसे पहले पीछे से 8 से यहाँ पर क्या आएगा 7, फिर 20 से क्या आएगा यहाँ पर 19, 18 से यहाँ पर क्या आएगा 17, 15 से यहाँ पर क्या आएगा 14 और 14 से क्या आएगा 13। तो अब यहाँ पर हम लिख लेंगे कि 7 किसकी होती है G की, 19 किसकी होती है S की,
17 किसकी होती है? Q की। और 14 किसकी होती है? N की। और 13 होती है M की। तो इस प्रकार जो हमारा शब्द बनेगा वह क्या बनेगा? GSQNM। तो अब हम ऑप्शन में देखेंगे अगर, तो GSQNM ऑप्शन नंबर क्या? बी। तो यही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, आप उत्तर दिशा में जाते हैं, फिर दाएं ओर मुड़ते हैं, फिर पुनः दाएं ओर मुड़ते हैं और फिर बाईं ओर मुड़ते हैं। बताइए कि आप किस दिशा की ओर हैं। सबसे पहले तो डायरेक्शन को समझना जरूरी है। तो यहां पर होता है पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो अब प्रश्न में कहा गया है कि आप उत्तर दिशा में जाते हैं। सबसे पहले आपका ये प्रारंभिक बिंदु है और यहां से आप उत्तर दिशा में जाते हैं। फिर कहा गया है, फिर क्या करते हैं? दाएं मुड़ते हैं। तो फिर दाएं मुड़े और फिर पुनः दाएं मुड़े, फिर पुनः दाएं मुड़े और फिर बाएं मुड़ते हैं, फिर बाएं मुड़ेंगे। तो बताइए कि अब आप किस दिशा की ओर हैं। तो अब आप किस दिशा की ओर हैं? पूर्व दिशा की ओर हैं। सबसे पहले प्रश्न में कहा गया है कि आप उत्तर दिशा में जाते हैं, फिर दाएं मुड़ते हैं और पुनः दाएं मुड़ते हैं और फिर क्या करते हैं? बाएं मुड़ते हैं। तो अब पूछा गया है कि अब आप किस दिशा में हैं। तो अब आप किस दिशा में हैं? पूर्व दिशा में हैं। तो यही इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, पूर्व दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकल्पों में से कौन सी श्रृंखला की संख्या गलत है। तो यहाँ पर एक श्रृंखला दी गई है और बताना है कि उसमें से कौन सा अंक गलत है। तो श्रृंखला है 1, 8, 27, 65, 125, 216। तो यहाँ पर अगर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है? 1 का क्यूब हो रहा है, फिर है 8, तो 8 में क्या हो रहा है? 2 का क्यूब, फिर है 27, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? 3 का क्यूब। उसके बाद 65 है, फिर है 125, तो 125 में किसका हो रहा है? 5 का क्यूब हो रहा है, फिर है 216, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? 6 का क्यूब हो रहा है। तो जो 65 है इसकी जगह पे क्या आएगा? 4 का क्यूब। इसका मतलब यहाँ आएगा 64। तो यही श्रृंखला की संख्या गलत है, 65। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इससे पहले अगर आपने प्रैक्टिस सेट नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर जरूर देखें। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी हम अपने अगले प्रैक्टिस सेट के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।